Namaste, this is Abhishek and welcome back again to my channel Labs and Sports। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हमने न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये होती है सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन। मान के चलिए जैसे आप खड़े हैं तो आपके बाल हैं, तो ये एक्चुअली एक ऐसा समझिए एक आदमी खड़ा है, उसके ये बाल हैं, तो जो बाल हैं वो क्या कहलाएंगे, डेंड्राइट्स। और आपका फेस और सेल बॉडी दोनों सिमिलर जैसे दिखते हैं, तो इस तरीके से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सॉन मीन्स आपकी बॉडी। तो इस तरीके से 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, जैसे आपके बॉडी के होते हैं, आप ऐसे अज्यूम करके चल सकते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करना, जो कि दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसमिट हुआ है। जैसे कि मान के चलिए इस न्यूरॉन ने अपना न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट किया, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम होता है इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करना। किसके थ्रू? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू, जो कि डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा सेल बॉडी पे भी आपके डेंड्राइट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप सेल बॉडी देखेंगे, जैसे आपके हेड पे, मान के चलिए सेल बॉडी यानी कि आपका हेड, तो जैसे हेड में आपके ब्रेन है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही ये जो हेड है न्यूरॉन का, जिसे हम सोमा कहते हैं, सेल बॉडी, उसका जो ब्रेन है वो ये है न्यूक्लियस, सेंटर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या करता है, पूरे न्यूरॉन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इन सेल बॉडीज में कुछ जेलेटिन टाइप सब्सटेंस रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन ये न्यूरॉन के अंदर है इसलिए हम बोलेंगे इसे न्यूरोप्लाज्म। इसका काम होता है, जो जेली टाइप सब्सटेंस होता है इसके अंदर प्रेजेंट, उसका काम होता है जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको अपनी जगह बांध के रखना। अगर ऐसा नहीं होगा तो न्यूरॉन जो होंगे, जो ऑर्गेनेलीज होंगे, आपस में टकरा जाएंगे, और टकरा जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। रेस्टिंग कंडीशन में हमने बात करी थी कि अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और बाहर का इसके कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके अलावा बाहर जो होता है वो सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर जो होता है वो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। जैसे आप इसके आगे जाएंगे, यहां से स्टार्ट होता है एक्सॉन। एक पॉइंट आता है जहां पे सोमा और एक्सॉन दोनों मीट करते हैं, मिलते हैं। इस मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं हम एक्सॉन हिलक, क्योंकि एक्सॉन का पार्ट है इसलिए एक्सॉन हिलक बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे देखेंगे क्या होता है। उसके बाद ये आता है एक्सॉन आएगा। उसके बाद जो इतना पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, और ये जो लास्ट में गोल्स नॉब जैसे दिखते हैं इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। जैसे आप एक्सॉन की बॉडी पे आएंगे, यहां पे कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर कहलाता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेसिन एक प्रोटीन होता है जो करता क्या है, यहां से जो भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम होता है, कहां पे, एक्सॉन टर्मिनल तक। कैसे कौन से ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे ये काइनेसिन जो प्रोटीन है ये सेल बॉडी से इन ऑर्गेनेलीज को आगे ट्रांसमिट कर देगा। जब इनका काम हो जाएगा, जब ऑर्गेनेलीज का काम हो जाएगा एक्सॉन टर्मिनल पे, तो दोबारा वापस उनको सेल बॉडी में आना है। ये काम करता है आपका डायनेसिन। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं डायनेसिन क्या है, डायनेसिन ऐसा प्रोटीन है जो कि यहां से जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी सब्सटेंस था, लेकर सेल बॉडी के पास लेकर आए। तो ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इनको आप मोटर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ चैनल्स देखेंगे, इनके हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आते हैं शुरू से। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलते हैं कि इस न्यूरॉन ने एक न्यूरोट्रांसमीटर सेंड किया। न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप के होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में ये चीज डिस्कस करी थी। मान के चलिए एक स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे एक्ट किया। जब एक्ट करेगा तो यहाँ पे रिसेप्टर उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे।
मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से होगा। मान के चलिए ये न्यूरॉन ने एक स्टिमुलेटरी एक्शन, एक स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। ये क्या करेगा, ये इन चैनल्स पे एक्ट करेगा जो कि डेंड्राइट और सेल बॉडी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। इन चैनल्स का नाम क्या कहते हैं, इन चैनल्स को बोलते क्या है, इन चैनल्स को बोलते हैं लाइगेंड गेटेड आयंस चैनल, लाइगेंड गेटेड आयंस चैनल। इन चैनल्स का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। मान के चलिए यहां से एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर आया जो कि स्टिमुलेटरी है, उसने क्या किया, लाइगेंड गेटेड आयंस चैनल के रिसेप्टर पे एक्ट किया। जैसे ही एक्ट किया, ये एक्ट करने के बाद होगा क्या कि बाहर जो सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर जो सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, चैनल पे जैसे ही रिसेप्टर पे एक्ट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, बाहर का सोडियम अंदर आ जाएगा, बाहर का सोडियम अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आएगा तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट, वो चेंज हो जाएगा, शिफ्ट होगा। और ये क्या होता है, बहुत लोकल होता है, मतलब बहुत स्लो होता है। तो ऐसे ग्रेजुअल या स्लो चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल कैसे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपकी -70 मिलीवोल्ट है, जैसे ही ये हल्का सा चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ, ये कहलाएगा आपका ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है, लोकलाइज्ड चेंज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहला कंडीशन ये हुआ। मान के चलिए एक और न्यूरोट्रांसमीटर आया जो कि एक इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी की तरह काम कर रहा है। जैसे ही ये इनहिबिटरी की तरह काम करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, ये लाइगेंड गेटेड आयंस चैनल पे एक्ट करेगा। जैसे ही एक्ट करेगा तो सोडियम को क्या करेगा, ये बंद कर देगा आना। कब, जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है तब क्या करेगा, ये सोडियम को अंदर आना बंद कर देगा, इसको अलाउ नहीं करेगा। किसको अलाउ करेगा फिर, तो ये अलाउ करेगा क्लोराइड को, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है तो ये बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो देखोगे अंदर का एनवायरनमेंट और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, -70 से और ज्यादा नीचे चला जाएगा, -80 या -85 जो भी जाए। लेकिन जब सोडियम आया था, मान के चलिए जब सोडियम आया था तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज आयन था, तो -70 से क्या जाएगा, अबव जाएगा। हो सकता है -65 चले जाए, -60 चले जाए, इस तरीके से। जैसे आप आगे देखोगे क्लोराइड अंदर गया है, उसके साथ साथ इधर एक और चेंज आता है, वो ये चेंज आता है कि अंदर का जो पोटेशियम होता है, अंदर का जो पोटेशियम होता है, ये इसी चैनल से या फिर दूसरे चैनल से बाहर चला जाता है, जो कि लाइगेंड गेटेड आयंस चैनल कहलाते हैं। तो आप देखोगे पोटेशियम क्या हो गया, पोटेशियम चला गया बाहर जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और क्लोराइड जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन है वो हो गया अंदर। इस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू और नीचे गिर जाएगी, -70 से और नीचे गिर जाएगी, और ये भी कहलाएगा आपका ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आ जाए, चाहे वो ऊपर चला जाए चाहे वो नीचे चले जाए, और स्लो जाए और धीरे जाए, तो हम कहेंगे उसे ग्रेडेड पोटेंशियल। ये दोनों ही चैनल मतलब ये दोनों तरीके से, जब सोडियम अंदर आएगा या फिर क्लोराइड अंदर आएगा, ये दोनों ही कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल। अब इसमें एक चीज और समझने वाली चीज है कि जब सोडियम आएगा तो ये प्रमोट करता है ईपीएसपी को, ईपीएसपी, इसका फुल फॉर्म है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। और जब क्लोराइड अंदर आएगा तो ये प्रमोट करेगा आईपीएसपी को, इसका मतलब है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसको आगे हम देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये समझिए एक्साइटेटरी है यानी कि ये स्टिमुलेशन का काम कर रहा है, जैसे कि हमने देखा, और इनहिबिटरी है, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है यानी कि रोक रहा है। आगे हम देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे ही आप आगे चलेंगे हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। मान के चलिए सोडियम अंदर आ गया सेल के अंदर, हम इसको यहां पे समझते हैं। मान के चलिए यहां से सोडियम अंदर चले जा रहे हैं, सोडियम अंदर जा रहे हैं, बाहर का जो सोडियम था वो अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टिमुलेटरी एक्ट हुआ है। तो सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम का कंसंट्रेशन धीरे धीरे अंदर बढ़ता जाएगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। ये शिफ्ट होता जाएगा कहां तक, ये सोडियम जो है अंदर से शिफ्ट होगा किस तरफ, एक्सॉन की तरफ, और मेनली किसकी तरफ, एक्सॉन हिलर की तरफ।
जब ये सोडियम एक्सॉन हिलक की तरफ पहुंच जाएगा, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच चुका है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है? जब सोडियम जब आप कह सकते हो जब ग्रेडेड पोटेंशियल शिफ्ट करे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, और उसकी वैल्यू कितनी है? -55 मिली वोल्ट। ये रहा -55 मिली वोल्ट। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जहां पे आपका जो ग्रेडेड पोटेंशियल है वो ग्रेजुअली शिफ्ट करे एक्सॉन हिलक तक और अचीव कर ले -55 मिली वोल्ट को। इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचेगा, मान के चलिए ये पहुंच गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। जैसे ही पहुंचा, ये यहां पर एक्सॉन हिलक को क्रॉस कर गया, तो ये सोडियम जो है ये स्टिमुलेट करेंगे इन स्पेसिफिक चैनल्स को जो कि एक्सॉन में प्रेजेंट है। इन चैनल्स को हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, या फिर एक और नाम है इनका, वो है सोडियम गेटेड आयंस चैनल। आप जो कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल या सोडियम गेटेड आयंस चैनल स्टिमुलेट होंगे, कौन करेगा? सोडियम। कैसे किया? जब ग्रेडेड पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे अचीव हो गया, तो क्या होगा? यहां पे जैसे ही ये इन गेट्स पे पहुंचेगा, ये इन गेट्स को स्टिमुलेट कर देगा, और यहां से बहुत तेजी से जो बाहर सोडियम प्रेजेंट थे वो बहुत तेजी से अंदर आएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा? ये वैल्यू कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से उठेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से उठेगा, और ये जाके पहुंचेगा कहां पे? +30 मिली वोल्ट पे। ये जो सोडियम चैनल्स खुल रहे हैं, यही आपके क्या है? एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? जब सडनली आपके सारे गेट, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल सडनली आपके ओपन हो जाए, उस समय आपका क्या अचीव होगा? एक्शन पोटेंशियल। ठीक, एक्शन पोटेंशियल शुरू कहां से होता है? तो शुरू होता है आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, और खत्म कहां होता है? ये अपने पीक पे। इसको हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल, स्पाइक एक्शन पोटेंशियल। ये अपने पीक पे होता है। ये जो फेज होता है ना, यहां से यहां तक का फेज, इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये यहां से -55 से -30 तक जब पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन फेज है जहां पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? सडन आपका सारे जो सोडियम गेटेड आयन चैनल है वो ओपन हो गए, जिससे आपकी अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो +30 मिली वोल्ट पे चला गया, जो कि पॉजिटिव है। जैसे आप आगे जाओगे तो सोडियम क्या करता है? अच्छा, स्टिमुलेट कैसे होते हैं? ये सोडियम ही सोडियम चैनल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे जैसे सोडियम आते जाएंगे, चैनल स्टिमुलेट होते जाएंगे, अंदर से सब कुछ आता जाएगा। इस कंडीशन में हमने क्या बोला कि हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, और एक्शन पोटेंशियल है क्या? जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब देखेंगे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब काम क्या है? अब काम है रिलैक्स होने का। तो रिलैक्स के समय कौन से चैनल काम आते हैं? रिलैक्स के समय कुछ स्पेशल चैनल आते हैं जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल या फिर पोटेशियम गेटेड आयन चैनल। ये क्या होते हैं? जब सोडियम अंदर आ जाते हैं सारे, और एक्शन पोटेंशियल अपने स्पाइक पे रहता है, पीक पे रहता है, उस कंडीशन में जो वैल्यू है ये नीचे जाएगी। और ये कैसे जाएगी? यहां देखते हैं। जब ऐसा होगा तो अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अंदर का एनवायरनमेंट दोबारा हमें नेगेटिव में लाना है। कहां पे? -70। तो प्लस से हमें नेगेटिव में लाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा वो बाहर निकलेगा सेल के। लेकिन निकलता कौन है? इसमें निकलता है पोटेशियम। पोटेशियम बाहर निकलता है, ध्यान रखना, पोटेशियम बाहर निकलता है, सोडियम बाहर नहीं निकलता। तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज है, कहां जाएगा? सेल के बाहर। सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और अंदर के एनवायरनमेंट को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में आपका पोटेशियम आ जाएगा। इस कंडीशन में होगा क्या? आपका अंदर का एनवायरनमेंट धीरे धीरे नेगेटिव होगा। तो जैसे आप देख रहे हो धीरे धीरे वैल्यू नीचे आती जा रही है। ये जो वैल्यू धीरे धीरे नीचे आएगी, ये धीरे 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 बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है, जरूरत से ज्यादा। कहां पे? -70 से -90 मिली वोल्ट पे।
तो ये रेस्टिंग कंडीशन में जरूरत से ज़्यादा नीचे चला जाएगा। कितना? -90 मिली वोल्ट। -90 मिली वोल्ट क्यों चला जाता है, -70 पे क्यों नहीं रखता? इसका रीज़न ये है कि ये जो गेट होते हैं पोटेशियम के, ये धीरे धीरे बंद होते हैं, जिसकी वजह से अंदर का एनवायरनमेंट और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और बाहर जरूरत से ज़्यादा पोटेशियम निकल जाता है। उसके अलावा जैसे आप देखोगे जब ये हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको दोबारा -70 में आना पड़ेगा, -70 मिली वोल्ट पे। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चैनल्स काम करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा है। ये -90 से दोबारा -70 पे जाने के लिए, इस फेज को दोबारा इस पे जाने के लिए स्पेसिफिक चैनल काम आते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन पे। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक ऐसे चैनल्स हैं जो करते क्या है, सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ये स्पेसिफिक सोडियम पोटेशियम पंप करते क्या है, जो सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। कैसे, देखते हैं। और इसके अलावा इनका काम होता है जो वैल्यू हाइपर पोलराइज हो चुकी है उसको दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लेकर आना। तो देखोगे ये सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से मैंने इसको जूम आउट किया है। ये सेल मेम्ब्रेन को मैंने छोटा सा यहाँ से इधर लेके कुछ इस जगह पे जूम आउट किया। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। होता क्या है, मान के चलिए पहले इसको लेके चलते हैं स्ट्रक्चर को। ये सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है एक्स्ट्रा, और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है इंट्रा। इस तरह से चलना। बाहर क्या हुआ है, अभी बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो बाहर से ये करता क्या है, ये क्या करेगा, पोटेशियम को अपने पॉकेट्स में बैठा लेगा, अपने जेब में डाल लेगा। कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। और अंदर सोडियम जो है उसको बोलेगा भाई तू ऊपर आ जा, यहाँ आके बैठ जा। ये आके बैठ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम आके बैठ गए, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये पूरा हो जाएगा ये एक बार घूम जाएगा, और जो फेज ऐसा था उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 पॉकेट नीचे थे वो 3 पॉकेट ऊपर आ गए, और बाहर जो 2 पॉकेट थे वो नीचे आ गए। अब सोडियम तो भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोडियम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और पोटेशियम यहाँ बैठे हुए हैं। तो बोलेगा भाई तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गया है, तुम्हारा अब क्या है ना, तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गया तो तुम उतर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको उतार देगा और ये यहाँ पे इसको उतार देगा। कहाँ पे? ये सेल के अंदर छोड़ देगा और इस सेल के बाहर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग दोनों हो रही है, और ऐसा कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक अंदर का एनवायरनमेंट -70 मिलीवोल्ट नहीं आ जाए। और इसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन बाहर, सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन है, बाहर सोडियम ज्यादा रहता है, अंदर पोटेशियम ज्यादा रहता है। ये 2 कंडीशन चलती रहती है जब तक ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाए। और काम कौन करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको एक बार घूमने में एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है। एटीपी जो है ये एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी यूज होती है इसको एक बार घुमाने में। ठीक है, चलिए ये तो यहां पे पूरा क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं शुरू से यहां पर आके, मान के चलिए ये वाला पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और मिस करी है मैंने, वो आपको फिर से ध्यान दिलाना है। एक ये कंडीशन हो गई -70 पे लाने की। एक कंडीशन और होती है, जो होती है कुछ लीकी चैनल्स होते हैं। लीकी चैनल्स ऐसे जो कंटिन्यूस लीक करते रहते हैं, और वो होते कहां पे? वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल पे होते हैं। यहां पे ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस लीक होते रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कुछ लीकी चैनल्स हैं, ये मान के चलिए कुछ लीकी चैनल्स हैं। तो बाहर का जो सोडियम है वो अंदर लीक करता रहेगा, अंदर का पोटेशियम है जो बाहर लीक करता रहेगा, ताकि मेंटेनेंस इक्विलिब्रियम बना रहे -70 मिलीवोल्ट। तो सोडियम पोटेशियम पंप, उसके साथ साथ कुछ लीकी चैनल्स, ये दोनों ही मिलकर -70 मिलीवोल्ट को इक्विलिब्रियम पे रखते हैं। ये लीकी चैनल्स हैं जो कि प्रेजेंट है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल पे। अब आते हैं हम इस जगह पे, अब हम आते हैं यहाँ पे
इससे पहले एक चीज और है, ये एक चीज मिस हो गई थी। ये जो फेस डीपोलराइजेशन का होता है, इस फेस को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। ये फेज होता है डीपोलराइजेशन का, ये फेज होता है रिपोलराइजेशन का, ठीक है। और ये जो फेज होता है इसे हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन फेज, क्योंकि ये हाइपर पोलराइज हो रहा है, हाइपरपोलराइजेशन फेज, ओके। और ये जो लोकल चेंज है इसे हम बोलते क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल, ये जो लोकल चेंज हो रहा है। ये कंडीशन पूरी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर आगे रिलीज होता है। उसके लिए हमें दोबारा चलना पड़ेगा सोडियम चैनल्स पे। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। मान के चलिए इसको मैं एक कंडीशन, मतलब इसको मैं एक ही बना देता हूं। ये मान के चलिए कुछ इस तरीके से, ताकि थोड़ा इजी समझ में आए। यहां पे ना कुछ चैनल्स होते हैं, यहां पे कुछ चैनल्स होते हैं। क्या होगा, ये कंडीशन को अभी भूल जाइए, अभी सीधे इस कंडीशन पे आइए, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो क्या होगा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होना है। तो मान के चलिए सोडियम अंदर आ रहे हैं, ये सोडियम बाहर से अंदर आ रहे हैं, ये अंदर आ रहे हैं। ये अंदर आते 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 करेंगे क्या, ये कुछ स्पेसिफिक चैनल है, इनको आके स्टिमुलेट कर देंगे। ये कौन से चैनल है, ये कैल्शियम चैनल्स हैं, ये कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ये कैल्शियम चैनल्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे किसके थ्रू, सोडियम के थ्रू। और ये जब चैनल्स स्टिमुलेट होंगे तो ये ओपन हो जाएंगे, और ओपन हो जाएंगे तो कहां जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। उसके बाद यहां पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं एसिटाइल वेसिकल्स, जो कि कहां पर है, एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं, एक्सॉन एसिटाइल वेसिकल्स। इसके अंदर आप कुछ अंदर सब्सटेंस देख रहे होंगे, ये होते हैं, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। जब ये कैल्शियम अंदर आएगा तो ये बाइंड करता है इसी के साथ, एसिटाइल वेसिकल्स के साथ, और इसको देता है धक्का। जैसे इसको धक्का देगा, पुश करेगा, ये शिफ्ट होके किधर आ जाएगा, इस जगह पे, ये शिफ्ट होके इस जगह पे आ जाएगा। और आप देखोगे कि ये कुछ इस जगह से, ये भी इस तरीके से, ऐसे जितने भी हैं ये सारे आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि जैसे ही ये इसकी एंड मेम्ब्रेन पे आए, यहां पे ये क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी चीज का ढक्कन खुल जाए तो क्या हो गया, उसके अंदर का सामान बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका ढक्कन खुल गया एसिटाइल वेसिकल्स का, तो इसके अंदर का जो सामान था न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और अगर रिलीज होगा तो कहां जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे, यानी कि बालों पे। और बालों पे प्रेजेंट क्या है, रिसेप्टर्स। तो यही एक डेंड्राइट्स का एक स्ट्रक्चर है, और उसके ये रिसेप्टर्स हैं। तो इन रिसेप्टर्स पे ये क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे। ध्यान रखिए, रिसेप्टर का होना जरूरी है। अगर बाई चांस इन न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर नहीं हुआ तो ये बाइंड नहीं होंगे। ये चीज पॉइंट है ध्यान रखने वाली। जैसे ही आप आगे देखेंगे कि ये बाइंड हो गए, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये स्टिमुलेटरी हुआ, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी हुआ, तो क्या होगा, आपका जनरेट हो जाएगा EPSP, जो कि हमने यहां पढ़ा था, सेम बिल्कुल इस तरीके से। और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी हुआ तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, IPSP, ओके, जैसा कि हमने यहां पढ़ा था। तो यही साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी। किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से करता है तब। मान के चलिए स्टिमुलेटरी है, तो इसने स्टिमुलेट कर दिया, तो फिर से यही साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी, ओके। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि मान के चलिए न्यूरोट्रांसमीटर ने जब एक्ट किया और ये स्टिमुलेट हो गया, तो जो एडिशनल, मतलब जो एक्स्ट्रा सरप्लस में है, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर बच गए हैं, मान के चलिए यहाँ पे फालतू घूम रहे हैं, अब इनको क्या करना है, इनको घर लेके जाना है। जैसे बच्चे नहीं बाहर फालतू बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो घर वाले बुला लेते हैं, वैसे तो इनको क्या है ना, वापस जाना होगा। तो वापस जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, घर का दरवाजा खोलेंगे,
लेकिन ये एक स्पेसिफिक दरवाजा होता है जिसे हम बोलते हैं रीअपटेक प्रोटीन। रीअपटेक प्रोटीन, ये रीअपटेक प्रोटीन क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा, जो बाहर फालतू घूम रहे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको पकड़ते हैं और कहते हैं बेटा जाओ अंदर जाओ, हो गया, बहुत खेल लिया तुमने। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, दोबारा से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, दोबारा से जो न्यूरोट्रांसमीटर अंदर से फिर से इन एसिटाइल वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। क्या चीज, जब ये फालतू घूम रहे होंगे तो रीअपटेक प्रोटीन इनको पकड़ेगा और एसिटाइल वेसिकल्स में जाके ये स्टोर हो जाएंगे। एक कंडीशन और है, अब इन कैल्शियम का क्या करना है, क्योंकि ये तो बाइंड हो गए और जैसे जैसे बाइंड होते जाएंगे वैसे वैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, तो कैल्शियम का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कैल्शियम का जुगाड़ कौन करेगा, कैल्शियम का जुगाड़ करेगा मैग्नीशियम। और किस चीज के लिए जुगाड़ करना है, इसको वापस अपनी जगह पे भेजने के लिए। क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ये रोल प्ले करेगा कि कैल्शियम को एसिटाइल वेसिकल्स के साथ जोड़ने के लिए, बाइंड होने के लिए हटा देगा, मतलब बाइंड होने नहीं देगा। और अगर बाइंड होने नहीं देगा तो क्या होगा, ये आगे की तरफ पुश नहीं होगा और फिर से ये एक्सपोज नहीं होंगे। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम को धक्का देगा, और धक्का देगा तो कहाँ जाएगा, ये इसको धक्का दे के क्या करेगा, घर से बाहर निकाल देगा, कहेगा भाई जाओ तुम्हारा काम हो गया। और कैल्शियम का जो गेट होगा उस गेट को भी बंद कर देगा, कौन, मैग्नीशियम। तो ये काम होता है मैग्नीशियम का। इस तरीके से आपका जो न्यूरॉन है वो फंक्शन करता है। हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे और उसके फंक्शन देखे कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जान लेते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आगे हमारे जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का काम आएगा। जैसे कि मैंने बात किया था स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी, तो स्टिमुलेटरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, पहला आपका आता है ग्लूटामेट, उसके बाद एपिनेफ्रिन प्लस नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। इनहिबिटरी कौन सा होता है, इनहिबिटरी होता है आपका गाबा, उसके बाद सेरोटोनिन। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है, इसको एक हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो ड्यूअल फंक्शन करते हैं, ड्यूअल यानी कि स्टिमुलेटरी की तरह भी एक्ट करते हैं और इनहिबिटरी की तरह भी एक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एसिटाइल कोलिन, उसके अलावा दूसरा डोपामीन। ये दोनों इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी की तरह काम करते हैं। इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली क्लास में। इसके अलावा डोपामीन को प्लेजर हार्मोन भी बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ये एक फील गुड हार्मोन भी है, फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो ये कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। तो आज हमने ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में और न्यूरॉन के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। इसके अलावा हम कुछ ग्लियल सेल्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो आप अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि किन एरियाज में मुझे और वर्क करना चाहिए, और मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा आपके फीडबैक से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।